नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। यूनाइटेड किंगडम कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। 7वां भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श IGC संपन्न हुआ। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा पर महामारी निधि परियोजना यानी पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट शुरू की। भारत में जीवित सीवीड्स के आयात के लिए नए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। यूनाइटेड किंगडम कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के अंतिम कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के बंद होने से वहां कोयले से विद्युत उत्पादन का 142 वर्षों का दौरा पूरा हुआ। 2012 में यूनाइटेड किंगडम में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले से विद्युत उत्पादन की 40% की हिस्सेदारी थी। हालांकि विश्व का पहला कोयला संयंत्र 1882 में लंदन में खोला गया था। भारत ने अपना पहला प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र हैदराबाद में 1920 में स्थापित किया था। इसे हुसैन सागर ताप विद्युत स्टेशन नाम दिया गया था। अब सवाल आता है कि कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को बंद करने की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन के लगभग 3/4 हिस्से में योगदान देता है। मौजूदा प्रतिबद्धताओं की सीमा की बात करें तो IEA के अनुसार मौजूदा प्रतिबद्धताओं की पूर्ण उपलब्धि के बाद भी पेरिस प्रतिबद्धता को प्राप्त करना मुश्किल होगा। पेरिस प्रतिबद्धता के तहत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना निर्धारित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियों की व्यवहार्यता को देखें तो अनुसंधान, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों आदि में तेजी से बढ़ते निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियां अब आवश्यकता के अनुरूप बड़ी बनाई जा सकती हैं। चलिए अब कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने में आने वाली बाधाओं को समझते हैं। पहली है कोयले पर निर्भरता। भारत व चीन जैसे निम्न एवं मध्यम आय वाले और तेजी से बढ़ते देश ऊर्जा तथा रोजगार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। चीन और भारत जैसे देशों में कोयले से संचालित विद्युत संयंत्र अपेक्षाकृत नए हैं, इसलिए इतनी जल्दी नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कोयले के उपयोग के विस्थापन से वित्तीय नुकसान होगा। तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी समस्याएं, जैसे ऊर्जा उत्पादन में अंतराल, पूंजीगत लागत, नीतिगत स्पष्टता का अभाव आदि। अंत में भारत में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की स्थिति भी समझ लेते हैं। वर्तमान स्थिति देखें तो सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी लगभग 70% है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना है। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रमुख सरकारी पहलों में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन PM कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री सूर्य घर, सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजनाएं आदि शामिल हैं। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। ये वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। इस कदम का उद्देश्य ऐसे लोगों को पूंजी उपलब्ध करवाना है जिनकी अपने उद्यम के संचालन के लिए संस्थागत पूंजी तक पहुंच नहीं है। साथ ही उभरते उद्यमियों को उद्यमशीलता का मजबूत इकोसिस्टम प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के बारे में ही बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2015 में PMMY की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य 10 लाख रुपए तक का आसान जमानत मुक्त यानी कोलेटरल फ्री सूक्ष्म ऋण उपलब्ध करवाना है। हालांकि अब ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसकी पात्रता की बात करें तो कोई भी भारतीय नागरिक इसका पात्र होगा जिसके पास गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि आय सृजन गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र के लिए व्यवसाय की योजना है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs और सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी MFIs जैसे वित्तीय संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करती है। इस योजना के तहत अलग अलग प्रकार के ऋण विकल्प उपलब्ध होते हैं। पहला है शिशु
50,000 रुपए तक का ऋण जो कि स्टार्टअप्स और शुरुआती उद्यमियों के लिए दिया जाता है। अगला है किशोर, इसमें 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ऋण जो कि पहले से व्यवसाय करने वाले उद्यमियों के लिए दिया जाता है। तीसरा है तरुण, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण जिसमें व्यवसायियों के लिए ऋण का उपयोग व्यवसाय के विस्तार में करना होता है। और आखिरी है तरुण प्लस जो एक नवीन श्रेणी है, इसमें 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। खबर के आखिर में योजना में किए गए मुख्य संशोधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। इसकी पात्रता तरुण प्लस के तहत उन उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया भी है। 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स CGFMU के तहत गारंटी प्रदान की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CGFMU अपने विवेकानुसार उन संस्थाओं या उनकी योजनाओं की सूची स्वीकृत कर सकती है जिनके लिए गारंटी कवर उपलब्ध या अनुपलब्ध होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि CGFMU की स्थापना 2016 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के तहत की गई थी। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। 7वां भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श IGC संपन्न हुआ। इसकी सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के संघीय चांसलर ने की है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में जर्मनी के चांसलर भारत की यात्रा पर आए हैं। इस अंतर सरकारी परामर्श IGC का मोटो था नवाचार, गतिशीलता और संधारणीयता के साथ मिलकर प्रगति। सबसे पहले अंतर सरकारी परामर्श IGC के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की गई। साथ ही एक निश्चित समय सीमा के भीतर अंतर सरकारी वार्ता IGN में टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस का आग्रह किया गया। आपको बता दें कि टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस वास्तव में किसी समझौते का लिखित रूप तैयार करने की प्रक्रिया है जिसे सभी पक्ष स्वीकार करने और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हों। साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के सम्मान पर जोर दिया गया। साथ ही राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष कोई भी खतरा उत्पन्न करने या बल के प्रयोग की निंदा की गई है तथा आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि संपन्न की गई। ये संधि सूचना व साक्ष्य और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने तथा पारस्परिक क्षमता निर्माण में मदद करेगी। साथ ही गोपनीय सूचना के आदान प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौता संपन्न हुआ जो एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करेगा तथा गोपनीय सूचना के प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रसार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रालयों के बीच पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका WANA पर क्षेत्रीय परामर्श की स्थापना पर सहमति बनी। यह अफ्रीका और पूर्वी एशिया पर गठित पहले के वार्ता तंत्र के अतिरिक्त होगा। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अलावा दोनों देशों ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट MMPA को पूरी तरह लागू करने का संकल्प लिया। यह समझौता दो देशों के बीच एक समझौता है। इसका उद्देश्य संबंधित देश के लोगों के एक दूसरे के देश में आवागमन और रोजगार के अवसरों में सुधार करना है। साथ ही ये गैर कानूनी प्रवासन और मानव तस्करी पर भी रोक लगाता है। खबर में आगे बढ़ते हुए भारत और जर्मनी के संबंध भी जान लेते हैं। भारत और जर्मनी के बीच सन 2000 से रणनीतिक भागीदारी है। इस भागीदारी में 2011 में अंतर सरकारी परामर्श IGC शामिल करके इसे और मजबूत किया गया था। द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र को देखें तो इसमें सबसे पहला है बहुपक्षीय सहयोग। भारत और जर्मनी दोनों देश G4 के सदस्य हैं। G4 के माध्यम से दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। दूसरा है आर्थिक संबंध। जर्मनी 2022-23 में भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2022 में जर्मनी के कुल विदेशी व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग 1% होगा। और आखिरी है संधारणीयता। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम IGEF ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
AICTE के सहयोग से मेटा ने कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा AI पहल की भी शुरुआत की। चलिए सबसे पहले सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इसका उद्देश्य ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करके और लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMs में संभावनाओं की खोज करके AI इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की आने वाली पीढ़ी की पहचान और उनका सशक्तिकरण करना है। यह अगले 3 सालों में AI कौशल में 1 लाख युवा डेवलपर्स और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का भी काम करेगा। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा AI पहल के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने और ओपन सोर्स LLMs का लाभ उठाने के लिए 18 से 30 आयु वर्ग के 1 लाख छात्रों और साथ ही युवा डेवलपर्स को सशक्त बनाकर देश में AI प्रतिभा अंतराल को समाप्त करना है। खबर के आखिर में जनरेटिव AI क्या है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये एक डीप लर्निंग मॉडल है जो उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेज और अन्य कंटेंट उत्पन्न कर सकता है जिन पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा ये मौजूदा तकनीकों पर आधारित है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs जो मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। साथ ही ये मानव भाषाओं को पहचानने और व्याख्या करने में भी सक्षम है। इसके महत्व को समझा जाए तो रोजगार के नजरिए से भारत में कुल 4,16,000 AI पेशेवर होने का अनुमान है। वहीं इस क्षेत्र की समृद्धि दर लगभग 20 से 25% अनुमानित है और इसके द्वारा 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त $957 बिलियन का योगदान करने की उम्मीद है। इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियां डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, विनियमन की कमी, AI विशेषज्ञों की कमी आदि है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा पर महामारी निधि परियोजना यानी पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट शुरू की। यह निधि महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पशु रोगों से निपटने हेतु पशु चिकित्सा उपचार पर मानक दिशा निर्देश SVTGs और संकट प्रबंधन योजना CMP पर डॉक्यूमेंट भी जारी किए। सबसे पहले महामारी निधि परियोजना के बारे में बात करते हैं। यह G20 महामारी निधि यानी G20 पैंडेमिक फंड द्वारा वित्त पोषित $25 मिलियन की निधि है। भारत के पशुपालन मंत्रालय ने G20 महामारी निधि के समक्ष इस परियोजना के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऐसे में अब ये जानते हैं कि G20 महामारी निधि आखिर है क्या। दरअसल G20 महामारी निधि को 2022 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। इस निधि से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा ताकि वे पशु स्वास्थ्य खतरों और महामारी से निपटने की क्षमता विकसित कर सकें। इस निधि का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं एशियाई विकास बैंक यानी ADB, विश्व बैंक तथा खाद्य और कृषि संगठन FAO हैं। अब सवाल उठता है कि पशु रोग के प्रकोप को गंभीरता से लेने की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है जूनोटिक रोगों के संक्रमण को रोका जा सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अब तक 6 लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियां घोषित की हैं। इनमें से 5 बीमारियां जानवरों से फैली थी और दूसरा है सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करना। एक अनुमान के अनुसार SARS और एवियन फ्लू के प्रकोप की वजह से विश्व को क्रमशः $50 बिलियन और $30 बिलियन का आर्थिक नुकसान पहुंचा है। खबर में आगे बढ़ते हुए महामारी निधि परियोजना के अंतर्गत प्रमुख पहले जानते हैं। पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और वैक्सीन निर्माण केंद्रों को अपग्रेड व उनका विस्तार किया जाएगा। बीमारी के प्रकोप का पता लगाने और समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी एवं निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। साथ ही डेटा प्रबंधन और एनालिटिक व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इससे बीमारियों के खतरों का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा पशुधन क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सभी संस्थाओं की क्षमता में निहित कमियों को दूर किया जाएगा। अंत में पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहली है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP। इसका उद्देश्य खुरपका और मुंहपका रोग यानी फुट एंड माउथ डिसीज तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित एवं उनका उन्मूलन करना है।
और दूसरी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका उद्देश्य देशज गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के साथ उनकी उत्पादकता में भी सुधार करना है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। भारत में जीवित सीवीड्स के आयात के लिए नए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन दिशा निर्देशों को जारी करने के पीछे कुछ उद्देश्य शामिल किए गए हैं, जैसे कि विदेशों से उच्च गुणवत्ता वाली बीज सामग्री के आयात को सुगम बनाना, तटीय गांवों में सीवीड्स उद्यमों को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखना और इस क्षेत्र से संबंधित जैव सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना। ऐसे में यह सवाल आता है कि आखिर इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है सीवीड्स की अनूठी विशेषताएं। सीवीड्स जलमग्न रहते हैं और विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे कि लवणता का अलग अलग स्तर, तापमान में उतार चढ़ाव आदि के संपर्क में आते हैं। इस ओर अगला मुख्य कारण है जैव सुरक्षा जोखिम। सीवीड्स अलग अलग रोगों, कीटों और रोगजनकों को आश्रय दे सकते हैं और साथ ही प्रजनन रणनीतियों और आनुवंशिकी में अंतर के कारण नए परिवेश में सीवीड्स का बने रहना संभव होता है। चलिए इसी के साथ खबर के मुख्य दिशा निर्देशों पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ मामलों में जीवित सीवीड्स के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये मामले हैं यदि सीवीड्स को रोगजनकों का वाहक माना गया हो, या साइट्स के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया हो, या फिर IUCN की संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया है, या निर्यातक देश की संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया हो। हालांकि यदि निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है तो आयात की अनुमति दी जा सकती है। सीवीड्स के जीवित अंश के आयात के लिए भारत सरकार के मत्स्य विभाग से वैध परमिट और भारतीय जल क्षेत्र में विदेशी जलीय प्रजातियों के प्रकोप पर गठित राष्ट्रीय समिति से मंजूरी की आवश्यकता होगी। आयातित सीवीड्स की घरेलू बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीधी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। साथ ही निर्यातक और आयातक आयातित सामग्री पर किसी बौद्धिक संपदा या अन्य अधिकार का दावा नहीं करेंगे। खबर के आखिर में सीवीड्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये समुद्री पादपों और शैवालों की विविध प्रजातियों का एक सामान्य नाम है। यह महासागरों के साथ साथ नदियों, झीलों आदि में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कप्पा फाइकस अल्वारेजी, लाल शैवाल गैलिडिएला एसेरोसा, ग्रेसिलेरिया एडुलिस आदि। इसके उपयोग की बात करें तो प्रयोगशालाओं में फार्मास्यूटिकल, सौंदर्य प्रसाधन, कार्डबोर्ड, कागज, पेंट और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग होता है। भारत के वर्तमान सीवीड्स उत्पादन की बात करें तो भारत में प्रति वर्ष लगभग 9.7 मिलियन टन सीवीड्स का उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में केवल 34,000 टन सीवीड्स का ही उत्पादन हो पाता है। आखिर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य 2025 तक देश के सीवीड्स उत्पादन को 1.12 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है इटली। इस देश की राजधानी है रोम। हाल ही में भारत में प्रथम भारत इटली द्विपक्षीय साइबर संवाद का आयोजन किया गया। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये दक्षिण मध्य यूरोप का एक देश है। इसके उत्तर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया स्थित है। वहीं इसके दक्षिण में भूमध्य सागर और आयोनियन सागर, पूर्व में एड्रियाटिक सागर तथा पश्चिम में टाइरीनियन सागर अवस्थित है। चलिए अब समझते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं को। इटली की प्रमुख नदियां पो, अडीगे, टाइबर आदि हैं। यहाँ का उच्चतम बिंदु मॉन्टे बियानको है, जिसे मॉन्ट ब्लांक भी कहा जाता है, और इस देश की जलवायु भूमध्य सागरीय है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 63 तथा भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत मैरिटल रेप एक्सेप्शन MRE को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने पशुधन की संख्या पर अपडेटेड डेटा प्राप्त करने के लिए 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की। इस गणना से सरकार को पशु रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार और ग्रामीण आजीविका जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। इजराइल ने लेबनान में एक इमारत को नष्ट करने के लिए स्पाइस यानी स्मार्ट प्राइस इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव 2000 बम लॉन्च किया। एक प्रकार की गाइडेंस किट है। इसे सटीक हमले करने के लिए 2000 पाउंड के बमों से जोड़ा जा सकता है। हाल ही में एशियाई गोल्डन कैट कैटोपुमा टेम्प मिनकी को असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। हाल ही में नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 जारी किया गया। नीति आयोग ने भारत के ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रतिष्ठानों की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। ग्रीन वॉशिंग, फ्री राइडिंग और पुरानी प्रमाणन प्रणालियों ने संधारणीय प्रमाणन प्रणालियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत कंपनियां अपनी अधिकांश गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का प्रयास करती हैं। इसमें उत्पादों या सेवाओं को ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल बताकर उनका विपणन किया जाता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। नासा ने एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। इस प्रोटोटाइप को इंजीनियरिंग डेवलपमेंट यूनिट टेलीस्कोप कहा गया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण LISA के एक भाग के रूप में किया गया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।